क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल यूनिट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी यूनिट से आते हैं तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। और इसमें दिस इज यूनिट 5 क्लास 11। और जिस टॉपिक की हम जिस चैप्टर की बात करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से अपने आप इसी चैप्टर से दो या तीन क्वेश्चन आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आपकी एनसीईआरटी पर नज़र डालते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके बारे में हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 15.1 हमने डिस्कस किया ब्लड में। 15.1.1 प्लाज्मा। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक 15.1.2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम बात करेंगे इरिथ्रोसाइट्स की। ये वो पैराग्राफ है जो आपकी एनसीईआरटी में इस चैप्टर से इस वीडियो के डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्योंकि आरबीसी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको हम इकट्ठा करके इस एक ही जगह पर उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप हर जगह इसको कोरिलेट कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, केवल ये 3-4 लाइंस नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूंगा आरबीसी के बारे में। और जहां पर भी इसकी रेलेवेंस है बाद में आपको कोरिलेशन में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कशन की। इसको आपने कहा रेड ब्लड सेल, आपने इसको एक और नाम से बुलाया, दिस इज इरिथ्रोसाइट। इनका कलर जो रेड है वो एक पिगमेंट की वजह से है, और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। So this pigment molecule is hemoglobin. This is very very important. It carries oxygen. Obviously it can carry carbon dioxide as well. लेकिन जनरली जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था ऑक्सीजन पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती है। 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड एज ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन कॉम्बिनेशन विद दिस प्रोटीन। सो ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है। ध्यान देते हैं, इसको एक बार फिर रिकलेक्ट करते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है। इस हीमोग्लोबिन को आप एडल्ट हीमोग्लोबिन कहेंगे। एडल्ट हीमोग्लोबिन को आप HbA लिखेंगे। 2 अल्फा और 2 बीटा, इसका मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है लेकिन 2 तरह की है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है लेकिन 2 तरह की है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हर एक पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम हीम है। और हम ये जानते हैं कि हर हीम पर एक आयरन एसोसिएटेड होती है और आयरन के साथ में लूजली और रिवर्सिबली एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड करता है। और इसीलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब पूरी तरह से सैचुरेटेड होगा तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी करेगा। सो मैंने पिछले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। 12 से 16 ग्राम %। ध्यान दीजिएगा बेटे, मैं अब की बार मिलीग्राम नहीं लिख रहा हूं, ग्राम लिख रहा हूं। ये एक रेंज है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इतना होता है एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। सो 12 से 16 ग्राम %। जब आप ग्राम % लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हमने क्या कहा, हीमोग्लोबिन होता है। उम्मीद है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। आप एक बार स्लाइड पे देखिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पर आगे चलेंगे। ये हमने रिकलेक्ट किया है उस इंफॉर्मेशन को जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। चलिए सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि इसका काउंट कितना है। व्हाट इज द आरबीसी काउंट इन द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आरबीसी ह्यूमन बीइंग्स में सबसे कॉमन सेल है। द कॉमनेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज आरबीसी। सो पहला पॉइंट तो मैंने ये लिखा, इट इज द कॉमनेस्ट सेल।
सबसे ज्यादा कॉमन सेल आपकी बॉडी में आरबीसी है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, उम्मीद है आप इसका महत्व समझ गए होंगे। इसका आंसर एपिथेलियम नहीं आएगा। एक सेल से जिससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं वो एपिथेलियम है, लेकिन आरबीसी काउंट काफी ज्यादा होता है। ये जो काउंट है अगर मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की फिगर याद दिलाऊं तो वो 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। सो देखिए कितने छोटे से वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितना ज्यादा आरबीसी है। मिलियन का मतलब बेटे 10 लाख है। सो मिलियन का मतलब 10 लाख है। अब आप सोचिए मैं कितने सेल की बात कर रहा हूं। 1 mm³ ब्लड में इतने आरबीसी हैं। 50 लाख से 55 लाख आरबीसी हैं। 5 से 6 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में होगा। 25 से 30 ट्रिलियन सेल क्या हो सकते हैं आरबीसी में। मिलियन, बिलियन और उसके बाद ट्रिलियन सेल की बात कर रहा हूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द sheer नंबर। आरबीसी काउंट इज स्लाइटली हायर इन मेल्स। सो स्लाइटली आई वुड से हायर इन मेल्स। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं एडल्ट मेल्स की बात कर रहा हूं। अगर आप एडल्ट फीमेल से कंपेयर करेंगे तो आरबीसी काउंट एडल्ट मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसकी वजह बेसिकली ये जो एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड है टेस्टोस्टेरोन है। सो ये टेस्टोस्टेरोन का एक एनाबॉलिक इफेक्ट है। ये आरबीसी काउंट पर इसका एक फेवरेबल इफेक्ट है। और ये प्यूबर्टी के बाद में आप देखेंगे कि एडल्ट मेल में एडल्ट फीमेल से थोड़ा सा आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं कितनी सिग्निफिकेंट बात यहां पर काउंट के बारे में कर रहा हूं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसकी शेप कैसी है। तो देखिए इसकी जो शेप है वो बाइकॉन्केव डिस्क है। सो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बीइंग्स की। सो ये शेप ऐसा नहीं है कि सारे मैमल्स में देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहां पर ह्यूमन बीइंग्स में जब आप बात करेंगे तो ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप है। अगर आप इस आरबीसी को यहां पर देखें तो आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि ये राउंड है। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल डिस्क दिखाई दे रही है, राउंड है। और इसका ये सरफेस देखिए, ये इस तरह से कॉनकेव है। ऐसे ही अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो वो सरफेस भी क्या होगा? कॉनकेव होगा। तो ये इस तरह से देख रहे हैं आप, डिस्क है, ये सर्कुलर शेप है, आप देख रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये सरफेस कॉनकेव है और ये सरफेस कॉनकेव है। इसको आपने क्या कहा कि ये बाइकॉन्केव डिस्क है। आप एक कॉइन इमेजिन कीजिए, सिक्का, उसको देखिए किस तरह से उसकी डिस्क शेप होती है और दोनों सरफेस को क्या कर दीजिए? कॉनकेव कर दीजिए। ये वो है। अब देखिए बेटे एक और चीज समझिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए। देखिए आरबीसी कैरी करता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी कैरी करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन। बार बार मैं आपसे कह चुका हूं कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली ये इन्वॉल्व होगा एक्सचेंज में, कहीं ना कहीं टिश्यू और लंग्स के लेवल पर आरबीसी गैस एक्सचेंज में इस्तेमाल होगा। मेरा मकसद बताने का आपको ये है कि आरबीसी कहीं ना कहीं गैस को पिक करेगा, गैस डिफ्यूज करके इसके अंदर जाएगी, टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन इनके अंदर डिफ्यूज करके जाएगी। आप पिछले चैप्टर में कर चुके हैं इस चीज को। और उस डिफ्यूजन के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया चाहिए। जब भी डिफ्यूजन जहां भी होगा वहां पर एडेप्टेशन ये होनी चाहिए कि सरफेस एरिया काफी ज्यादा होना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी से लेकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी तक में आपने पढ़ा है कि डिफ्यूजन अपने आप में स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन अपने आप में स्लो प्रोसेस है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस में अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो आप डिफ्यूजन पर खाली रिलाय नहीं कर सकते। आपने वो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा क्या करना है? इंक्रीज करना है। एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम, किसी एक गिवन वॉल्यूम के लिए ये जो शेप है बाइकॉन्केव डिस्क, इट हैज अ वेरी हाई सरफेस एरिया।
सो एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि इस शेप का आरबीसी को क्या फायदा है। आरबीसी को क्या फायदा है? एक मैच्योर आरबीसी को हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक गिवन वॉल्यूम है उसमें एक बहुत ज्यादा जो सरफेस एरिया वाली शेप है वो बाई कॉनकेव डिस्क है। और इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इवोल्यूशन में किस तरह से इस शेप से फायदा होगा। दिस विल फैसिलिटेट रैपिड डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक और चीज देखिए, हम सब जानते हैं कि जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको पता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, उसमें गोल्गी एपरेटस नहीं होता, उसमें फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। सो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जब आरबीसी बनता है बोन मैरो में तो उस सेल से बनता है जिसके पास सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इन ऑर्गेनेलीज को बाहर फेंक दिया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन को एक्यूमुलेट किया जा सके। अब इसका मतलब यह हुआ कि आरबीसी एक्यूमुलेट करता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी अपनी वॉल्यूम का 33 से 34% हीमोग्लोबिन को स्टोर कर सकता है। सो एक और फिगर मैंने आपको यह दे दी कि आरबीसी जो हीमोग्लोबिन को स्टोर करता है वो अपनी वॉल्यूम का 33 to 34% क्या करता है, स्टोर करता है। एक और चीज समझिए, जो यंग आरबीसी है सर्कुलेशन में, इट कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड इनटू एनी शेप। इसका मतलब समझ लीजिएगा, पहले अपनी तरफ से इसको कोई आप कंक्लूजन निकालें। पहले समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक इस तरह के गुब्बारे को आप इमेजिन कीजिए जिसमें हवा कम है और उसको दबाएं तो वो फटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस बड़े गुब्बारे को भी मैंने एक छोटे से छेद से निकालना है तो मैं उसकी शेप को चेंज करके यहां से निकाल लूंगा। ये एक प्रॉपर्टी यंग आरबीसी में होगी। जो अभी अभी बना है, अभी अभी बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आया है, वो अपने आप को डिफॉर्म कर सकता है किसी भी शेप में और इसीलिए कहीं भी टाइट स्पेसेस से निकल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब आरबीसी की एज बढ़ जाएगी तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आई वुड से कम हो जाती है और फिर वो निकल नहीं पाएगा। इसकी इंप्लीकेशन देखेंगे, इसके बाद में ये देखेंगे कि किस तरह से इसका असर पड़ता है आरबीसी के लाइफ स्पैन पर। सो आपके सामने जो स्लाइड है उसमें देखिए कितने सारे ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कीजिए, काउंट के बारे में समझिए, क्यों थोड़ा सा मेल्स में ज्यादा होता है, शेप कैसी है, शेप का फायदा क्या है, आरबीसी कितना हीमोग्लोबिन को कंसंट्रेट कर सकता है और किस तरह से ये शेप आरबीसी के फंक्शंस में मदद कर रही है। अगले जब हम स्लाइड पर जाएंगे तो मुझे यहां पर फॉर्मेशन की बात करनी है। सो देखिए, आरबीसी जो बनते हैं दे अंडरगो द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, कई जगह ये शब्द और आएगा, इसको आज यहां समझ लेते हैं। आरबीसी अंडरगो इरिथ्रोपोएसिस, इनका जो फॉर्मेशन है इसको आपने कहा इरिथ्रोपोएसिस। क्योंकि मैच्योर आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसलिए डीएनए नहीं होता। फिर समझ लीजिए मेरी बात को, मैंने ये कहा कि जो मैच्योर आरबीसी है उसके पास डीएनए नहीं है, इट डज नॉट हैव डीएनए। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये जानते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन में कि पहले जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा। अगर सेल ने डिवाइड करना है तो उसको डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा। न्यूक्लियस से फर्क नहीं पड़ता, प्रोकैरियोट भी बेटे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन बाइनरी फिशन से पहले बैक्टीरिया भी अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। फिर समझ लीजिए, सेल को अगर डिवाइड करना है तो अपना डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो अब लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि मैच्योर आरबीसी के पास डीएनए नहीं होता। डीएनए दो ऑर्गेनेलीज में और मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। यहां केवल ये मत कह देना कि न्यूक्लियस नहीं होता, दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। आप ये कहेंगे न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीज भी नहीं है। सो क्योंकि ये डीएनए नहीं है तो ये डीएनए को रेप्लिकेट कैसे करेगा? तो
मैच्योर आरबीसी अपने लाइफ स्पैन खत्म होने के टाइम पर डिवाइड होकर के नए आरबीसी नहीं बनाता, और ये बनता है, फिर नए आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। स्पेसिफिकली जो एक्टिव बोन मैरो होता है उसे आप कहते हैं रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो में कुछ इस तरह के सेल होते हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स। इनमें काफी ज्यादा डिवीजन होती है और ये न्यूक्लिएटेड होंगे, इनके पास डीएनए होगा, इनसे नए आरबीसी बनते हैं। इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, दे अंडरगो इरिथ्रोपोएसिस। बिल्कुल अर्ली फीटल लाइफ में बहुत सारे यहाँ पर आपको फैक्ट मिलते जाएंगे। बहुत अर्ली फीटल लाइफ में, वेरी वेरी अर्ली, योक सैक कुछ देर के लिए आरबीसी बनाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख सके तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में फीटल लाइफ में ही ये जो फंक्शन है ये स्प्लीन और लिवर के पास आ जाता है, और उसके बाद समझिए फीटल लाइफ में ही ये फंक्शन फिर बोन मैरो के पास आ जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। और उसके बाद में फीटल लाइफ से लेकर के डेथ तक अल्टीमेटली आरबीसी केवल बोन मैरो में ही बनते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आपको समझ में आ गया इरिथ्रोपोएसिस किसे कह रहे हैं, हमें यह समझ में आ गया कि बोन मैरो में इतनी ज्यादा जो एक्टिविटी है वो किस तरह से हो रही है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। एक और चीज समझिएगा बेटे, एक और चीज समझिएगा। यहां पर ये जो इरिथ्रोपोएसिस है, इसमें हमने ये कहा कि कोई स्टेम सेल है, और ये जो स्टेम सेल है ये प्लूरीपोटेंट है। दिस इज प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट एक इस तरह का सेल होता है जो कई तरह के सेल बना सकता है। एक आपने शब्द पढ़ा होगा टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट वो सेल होता है जो हर तरह का सेल बना सके। तो ध्यान से समझिएगा, टोटीपोटेंट एक वो सेल है जो हर तरह का सेल बना सके, लेकिन प्लूरीपोटेंट एक ऐसा सेल है जो हर तरह का तो नहीं बना सकता, लेकिन कई तरह के बना सकता है। उम्मीद है ये शब्द समझ में आ गया। तो ये जो स्टेम सेल है ये प्लूरीपोटेंट है, इनमें से कुछ कमिटेड हो जाएंगे। सो मैं बहुत ही एब्रिज्ड वर्जन आपको करा रहा हूं, और ये कमिट हो जाएंगे, और कमिट होकर के अब ये केवल क्या बनाएंगे, आरबीसी ही बनाएंगे। सो ये सेल अब कमिट हो गए, ये अब केवल क्या बनाएंगे, आरबीसीज ही बनाएंगे। ये जो सेल है इनके पास में अभी न्यूक्लियस है। सो इधर बड़े ध्यान से समझिएगा, इनके पास अभी न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है, ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। सो दे हैव टू इंक्रीज द नंबर। सुनिए बड़े ध्यान से, मैंने आपसे कहा 25 ट्रिलियन सेल हैं, 25 ट्रिलियन सेल। एवरेज लाइफ स्पैन जो है मैच्योर आरबीसी की 120 दिन है। इसका मतलब यह हुआ कि 120 दिन में 25 ट्रिलियन सेल बनने हैं। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। जब से मैंने ये लेक्चर शुरू किया है तब से अब तक आपकी बॉडी के बोन मैरो में लाखों आरबीसीज बन चुके हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेल डिवीजन दैट इज गोइंग ऑन। तो सबसे पहले तो जरूरत यह है कि ये सेल जब तक इसके पास न्यूक्लियस है, डीएनए है, ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करे और काफी ज्यादा क्या करे, डिवाइड करे और बहुत सारे डॉटर सेल बनाए। सो पहली चीज तो हमें यह जरूरत है कि इसका नंबर इंक्रीज होना चाहिए। उम्मीद है यह बात समझ में आ गई। यहां पर यह जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके लिए विटामिन B12 चाहिए, इसके लिए फोलिक एसिड चाहिए। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे, इसीलिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड को मैच्योरेशन फैक्टर कहते हैं। एरिथ्रोपोएसिस में इनको मैच्योरेशन फैक्टर्स कहते हैं। आज आपने एक विटामिन का एग्जैक्ट फंक्शन सीखा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को टेरोइल ग्लूटामिक एसिड भी कहा जाता है। इनका जो काम है वो डीएनए रेप्लिकेशन है। उम्मीद है बाद में हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों B12 की डेफिशिएंसी में आरबीसी काउंट कम हो जाता है, अनीमिया क्यों होता है B12 की डेफिशिएंसी में। अब आपको समझ में आ गया कि यहां मैच्योरेशन के लिए हमने ये कहा कि इसको क्या चाहिए, विटामिन B12 और फोलिक एसिड चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि जब नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, सो लेट अस से नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसके बाद में ये इसने न्यूक्लियस को एक्सट्रूड
एक्सट्रूड किया, इसने और ऑर्गेनेलीज को जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रूड किया और इंक्लूड किया हीमोग्लोबिन को, और अपनी वॉल्यूम का करीब 33 से 34% हमने ये कहा कि ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन को कंसंट्रेट करेगा। इस प्रोसेस को जो बोन मैरो में हो रहा है, इस प्रोसेस को आरबीसी का मैच्योरेशन कहा जाता है। ये इरिथ्रोपोएसिस हो रहा है। इस तरह से रेड बोन मैरो में आरबीसी बन रही है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? सो बड़े ध्यान से देखिए, आपकी जो एडल्ट बॉडी है उसमें कई जगह पर बड़ी फेवरेट साइट्स है आरबीसी बनने की। वो हिप बोन हो सकती है, वो रिब्स हो सकते हैं, स्टर्नम हो सकता है, कुछ लॉन्ग बोन्स के एंड हो सकते हैं। बहुत सारी तो बोन्स हैं उसमें आरबीसी इनएक्टिव हो जाओ, उसमें बोन मैरो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बोन्स बताई इनका बोन मैरो एक्टिव रहता है। सो हुआ ये कि बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल थे, कमिट हुए, उन्होंने पहले अपना नंबर इंक्रीज किया, उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस काम के लिए B12 और फोलिक एसिड चाहिए। सो वी आर नॉट सरप्राइज कि B12 और फोलिक एसिड को मैच्योरेशन फैक्टर कहा जाता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल हुआ। जब नंबर बढ़ जाएगा, अब इन चीजों को बाहर फेंका जा सकता है, और बाहर फेंकने के बाद में जो जगह बचेगी उसकी जगह हीमोग्लोबिन को इंक्लूड करके 33-34% हीमोग्लोबिन को रखा जाएगा। और जो लास्ट सेल है बोन मैरो में उसे आप रेटिकुलोसाइट कहते हैं। अगेन आपके लिए नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा था थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाऊंगा इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, लास्ट ये सेल है और उसके बाद में ये मैच्योर हो करके सर्कुलेशन में आ जाता है। So this comes in circulation. I hope this is now absolutely clear. इस तरह से RBC undergoes erythropoiesis. ये फॉर्मेशन होती है। आप अपनी स्लाइड देखिए, समझिए erythropoiesis किसे कहा जाता है। देखिए कहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, बोन मैरो में क्या हो रहा है। ये बहुत मैसिव तरीके से हमने ये कहा कि बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन चल रही है। एक और चीज़ समझिएगा यहाँ पर, यहां पर एक और चीज समझिएगा कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। द रेगुलेशन एक और चैप्टर का एक कंसेप्ट मैं यहां पर ही डिस्कस कर रहा हूं। रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोएसिस किस तरह से होता है। हम ये कहेंगे कि बेसिक रेगुलेटर ऑफ इरिथ्रोपोएसिस वुड बी टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन के लेवल की कमी हो जाना। ऑक्सीजन के लेवल की कमी हो जाना, इस चीज को आप क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर टिश्यू हाइपोक्सिया है तो इस पर्सन की जो किडनी है वो एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करेगी। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इट विल रिलीज अ पेप्टाइड हार्मोन। बड़े ध्यान से देखिए, किडनी इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन जरूरी नहीं है कि हार्मोन केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करे। जब भी टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो किडनी एक रिलीज करेगी पेप्टाइड हार्मोन। इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इट इज एब्रीविएटेड एज EPO। इसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, और ये इरिथ्रोपोएटिन जाकर के स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, और बोन मैरो इसकी वजह से इंक्रीज या स्पीड अप कर देता है आरबीसी प्रोडक्शन को। ये वो तरीका है जिससे रेगुलेट होता है इरिथ्रोपोएसिस। इसीलिए अगर आप इस सीरीज में एक बात समझें कि इफ समबडी इज लिविंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, कोई जना अगर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे रह रहा है, मनाली या इससे ऊपर इस जगह पर रह रहा है, काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो वहाँ पर आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, और वो कम होने की वजह से आपको पता चल गया कि उसमें ऑक्सीजन भी कम होगी, और इसलिए टिश्यू में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। और मैंने सीधा लिख दिया कि इस तरह के लोगों का आरबीसी काउंट हमसे ज़्यादा होगा। इसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। दिस कंडीशन, एन इंक्रीज आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। लेकिन ये इस टाइम पर डिजीज नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट चैप्टर में भी आप इसको पढ़ेंगे कि कैसे अडेप्ट करता है हायर ऑल्टीट्यूड को ह्यूमन बीइंग। हमने ये कहा कि यहाँ पर ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया है। कई बार ट्यूमर वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया होती है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड
bothered about pathological polycythemia right now at this level. So हमें ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये हाई ऑल्टीट्यूड में मुझे ये बात क्लियर हो गई। और देखिए बेटे, बड़े ध्यान से देखते जाइए। हमने ये कहा कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज है, 120 डेज। तो पहले इसको एक बार यहां समझ लेते हैं, इसके बाद लाइफ स्पैन की बात करेंगे। पहले देखिए कि किस तरह से ये जो फॉर्मेशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस वाली स्लाइड के बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ है। ये वाली स्लाइड हमने जो देखी थी फॉर्मेशन, और उसके बाद में यहां पर हमने देखा कि ये क्या है। अब देखिए बड़े ध्यान से बेटे, एक और चीज समझिए। आरबीसी का लाइफ स्पैन, आरबीसी का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन है, 120 दिन है। इसको आपने कहा 4 मंथ, 4 मंथ्स के करीब इनका लाइफ स्पैन है। और स्प्लीन इनको फिल्टर आउट कर देता है। तो स्प्लीन जो है ओल्डर आरबीसी उसमें से पास नहीं कर पाते हैं। तो स्प्लीन में कुछ टाइट स्पेसेस होती हैं, ओल्डर आरबीसी अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और स्प्लीन जो है एक लिम्फॉइड ऑर्गन भी है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और उसका एक काम ये है कि वो इस ब्लड को फिल्टर करता है और ओल्डर आरबीसी को रिमूव कर देता है। इसीलिए वेरी फेमसली स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ ओल्डर आरबीसी। सो ये जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का, यहां पर स्प्लीन होता है। 11th 12th रिब्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांस में आप इस तरह से पाल्पेट नहीं कर सकते हैं स्प्लीन, लेकिन स्प्लीन कुछ कंडीशंस में बढ़ जाता है। अगर आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए तो वो मलेरिया है। मलेरिया में स्प्लीन बढ़ जाता है। सो वो स्प्लीन है जो कि ग्रेवयार्ड है ओल्डर आरबीसी का, वो इनको फिल्टर आउट कर देता है। फिर इनको जो फेगोसाइट्स हैं वो रिमूव करेंगे, और फिर जब आरबीसी टूटेगा तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। हीमोग्लोबिन में से आपने हीम अलग किया, ग्लोबिन अलग किया। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपने हीम अलग किया, आपने ग्लोबिन अलग किया। इस आरबीसी को अब मैक्रोफेज जैसे जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं फिल्टर हो गया। अब वो इसको डेब्री को हटाने का काम शुरू करेंगे। आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन में से प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग हुआ जिसे हमने हीम कहा, इसमें से पेप्टाइड पार्ट अलग हुआ जिसको हमने ग्लोबिन कहा। ये प्रोटीन है, इसको डाइजेस्ट किया अमीनो एसिड्स में, इसको डाइजेस्ट किया अमीनो एसिड्स में, और इन अमीनो एसिड्स को दोबारा यूज कर लिया। यहां से आयरन हटाया और आयरन को भी दोबारा से यूज कर लिया। जो बच गया उसे पोरफायरिन कहते हैं। इस पोरफायरिन का कुछ नहीं किया जा सकता, इसको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। पोरफायरिन को जब मेटाबोलाइज किया जाता है तो इससे बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। सो बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है बाइल पिगमेंट बनता है। पहले बनता है बिलीवर्डिन और फिर बनता है बिलीरुबिन। सो पहले बना बिलीवर्डिन, फिर बना बिलीरुबिन। इन दोनों को मैंने कहा बाइल पिगमेंट। मैं बाइल सॉल्ट नहीं कह रहा हूं। बाइल पिगमेंट कोई इमल्सिफिकेशन नहीं करते हैं, ये बाइल पिगमेंट एलिमिनेट होते हैं बॉडी में। बेसिकली जो बाइल है उसके अंदर, और 5/6 इसमें ये रिलीज हो जाते हैं फीसीज के साथ, और 1/6 ये रिलीज हो जाते हैं यूरिन के साथ। तो देखिए, जब आरबीसी टूटता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं। आपके सामने एक और स्लाइड है, पूरी इंफॉर्मेशन एक बार तेजी से रिवाइज कीजिए। तो एक बार हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। अब इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें यह सीखना है कि अनीमिया क्या चीज है। अनीमिया इज अ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। सो बेसिकली नॉर्मल से आरबीसी काउंट कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में बड़ा भरा होता है। तो हमने ये कहा कि इस कंडीशन को आपने अनीमिया कहा। जस्ट एक ग्रॉस तरह का आपको एक ओवरलुक अनीमिया के बारे में दे रहा हूं। एक चीज तो बड़ी सिंपल है कि एक अनीमिया का कारण ब्लड लॉस हो सकता है। सो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो अनीमिया हो सकता है। और समझिए बड़े ध्यान से, अगर मान लीजिए somebody has deficiency of iron, सो एक कॉज हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर आयरन की कमी है तो आयरन चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा।
हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा, उतना हीमोग्लोबिन भर नहीं पाएंगे। सो आरबीसी का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, और उनमें पिगमेंट भी कम होगा। उसको आप स्टेन करेंगे तो उतना लाल कलर भी नहीं आएगा। सो अगर आप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के पेशेंट की ब्लड की स्लाइड बनाएंगे तो आपको आरबीसी इस तरह का दिखाई देगा कि वो जो सेल है वो नॉर्मल साइज से छोटा है और उसमें कलर भी कम है। सो इसको हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि सारी अनीमिया का ट्रीटमेंट केवल आयरन नहीं है। जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी है तब तक शायद आयरन देने का उतना फायदा नहीं होगा। आपने एस्टेब्लिश कैसे किया, आपने ब्लड की एक फिल्म बनाई, उसको स्टेन किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया कि आरबीसी दिख कैसे रहे हैं। अगर छोटे हैं, कलर कम है, तो आपने कहा ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है। एक और चीज समझिए, एक और चीज जो मैं यहां पर आपको कराना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए, विटामिन B12 या फोलिक एसिड या दोनों की कमी हो जाए, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। वेरी फ्रीक्वेंटली अगर ये होगा तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशनल अनीमिया। इसकी वजह ये समझिए कि जनरली B12 की कमी नॉन वेजिटेरियंस में मुश्किल से होती है, क्योंकि B12 किसी भी वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलता है। तो जनरली B12 की जो डेफिशिएंसी है वो वेजिटेरियंस में देखने को मिलती है। नॉर्मली बात कर रहा हूं। एक और बात समझिएगा बड़े ध्यान से, B12 हालांकि बी ग्रुप का विटामिन है और बी ग्रुप के विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं। कोई भी चीज जो वाटर सॉल्युबल है आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बॉडी में उसकी स्टोरेज होगी, लेकिन B12 अपवाद है। B12 बी ग्रुप का विटामिन होने के बावजूद, वाटर सॉल्युबल होने के बावजूद इसका कुछ पार्ट आपके लिवर में स्टोर होता है। तो जिस चीज की स्टोरेज होती है उसकी भी डेफिशिएंसी इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो इस तरह के सेल्स पर इसका बड़ी जल्दी असर आएगा जो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि B12 जो है वो मैच्योरेशन के लिए चाहिए। इसीलिए हम B12 की डेफिशिएंसी में अनीमिया, खून की कमी देखेंगे, एपिथेलियम्स की प्रॉब्लम देखेंगे, न्यूरोनल देखेंगे, टिंगलिंग हो सकती है, थोड़ा सुइयां चुभना, इस तरह के जो सिम्टम्स हो सकते हैं ये आपको B12 की डेफिशिएंसी में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें समझ में आया कि हमने इसे न्यूट्रिशनल अनीमिया क्यों कहा। B12 की कमी की एक और वजह हो सकती है, ये जो कंडीशन है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसलिए मैं आपको ये पूरा पार्ट पढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देयर इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपकी बॉडी के सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और यहां पर ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स। द पैराइटल सेल्स, इनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। सो स्टमक की म्यूकोजा में ये सेल हैं जिनको हमने क्या कहा, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। अब आप ये पूछेंगे कि सर इसका क्या मतलब हुआ। यहां से रिलीज होता है एक इंट्रिंसिक फैक्टर और इस इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है, करीब करीब उस जगह पर अगर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, तभी B12 बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा। विटामिन B12 फर्मेंटेशन में ई कोलाई बना करके दे सकता है, लेकिन ये B12 बॉडी में तब जाएगा जब इंट्रिंसिक फैक्टर है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हुई है, एंटीबॉडीज बन गई है पैराइटल सेल्स के खिलाफ, ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो यहां जितना मर्जी B12 हो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इरिथ्रोपोएसिस पर गलत असर आएगा। असर क्या आएगा कि यहां पर इसकी वजह से क्या होगा कि इमैच्योर सेल आ जाएंगे, मैच्योरेशन नहीं होगी, इमैच्योर सेल आपको पेरिफेरल ब्लड में दिखाई देंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, इन इमैच्योर सेल में दे विल लैक हीमोग्लोबिन एंड दे विल बी न्यूक्लिएटेड एंड दे विल बी लार्ज।
सो जो सेल मैच्योरेशन में नहीं जा रहा है, मैच्योरेशन में आपको पता है कि न्यूक्लियस इज एक्सट्रूडेड आउट, हम ये कह रहे हैं कि आप समझ गए कि इस तरह का सेल अब मैच्योर तो हुआ नहीं, तो इमैच्योर सेल ही हमने क्या कहा, कहां पर आ गया है, बेसिकली कहां पर आ गया है, पेरिफेरल ब्लड में आ गया है। ये इमैच्योर है, इसमें न्यूक्लियस है इसका मतलब, और न्यूक्लियस है तो बाकी ऑर्गेनेलीज भी कहीं नहीं गई है, इसका मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, और अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो ग्रो कर रहा होगा और इसका साइज नॉर्मल से बड़ा होगा। इस अनीमिया को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। सो इसको आप मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। तो जो न्यूट्रिशनल अनीमिया है वो मेगालोब्लास्टिक होती है। मेगा का मतलब लार्ज, ब्लास्ट का मतलब इमैच्योर। इमैच्योर सेल को ब्लास्ट कहा जाता है। याद कीजिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जब भी ब्लास्ट शब्द आएगा तो इसका मतलब इमैच्योर है। सो हमें यह समझ में आ गया कि इस तरह की जो अनीमिया है वो कैसे होती है, इसको हमने क्या कहा, ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की ये वजह है, सो अगर ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो रही है, बड़े ध्यान से समझिए, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की एक वजह यह है कि न्यूट्रिशन में B12 की कमी है। यह प्रॉब्लम वेजिटेरियंस में देखने को मिलेगी, तो भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगी। अगर यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है और पैराइटल सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रोड्यूस किया है, तो बात वही है, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा एंड द पर्सन विल हैव मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। लेकिन अब इस वाली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को हम स्पेशल नाम से बुलाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार आपके एंट्रेंस में पूछा गया है, इसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैंने जो इतना आपको पढ़ाया, मैं ये चाह रहा था कि आप इस पर्नीशियस एनीमिया के बारे में अच्छे से समझे। हो सकता है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको ना पढ़ा हो, तो अब यहाँ पर जरूर आपको पता चल गया कि पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। एक बार छोटा सा ओवरव्यू और कर लेते हैं कि क्या कोई और तरीका है जो कि एक्सप्लेन कर सकता है अनीमिया। सो यस, अनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर एबनॉर्मल शेप है आरबीसी की, तो भी वो स्प्लीन से नहीं निकल पाएंगे और टूट जाएंगे। ऐसे को आप हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। और हीमोलिटिक अनीमिया का एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया। सो सिकल सेल अनीमिया में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए बड़े ध्यान से, एक और चीज़ थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर एक और तरीका हो सकता है, दैट वुड बी बोन मैरो डिसफंक्शन। अगर किसी वजह से बोन मैरो का डिसफंक्शन हो गया, कोई दवाई दे दी, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो गया और बोन मैरो ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बोन मैरो वो जगह है जिसने आरबीसी बनाना है, तो हमें समझ में आ गया कि वहां पर भी कमी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप पेशेंट की स्लाइड बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि पैनसाइटोपीनिया होगा। अब घबराना नहीं बेटे बिल्कुल भी। पैन का मतलब होता है पूरा, पैंडेमिक शब्द याद कीजिए। साइटोस का मतलब देखिए सेल, और पीनिया में आपको बता चुका हूं किसी काउंट के कम होने को कहते हैं। तो जैसे ही आपने सेल में देखा, आपने देखा आरबीसी भी कम है, आपने देखा हर तरह का डब्ल्यूबीसी भी कम है, आपने देखा प्लेटलेट भी कम है, तब आपके दिमाग में खटका होना चाहिए कि शायद ये जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है उसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो उम्मीद है एक बार फिर देख लीजिए, ये एनीमिया वाली जो चीज़ें हैं बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से अनीमिया हो सकती है, कैसे इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। वापस चलते हैं आपकी एनसीईआरटी में। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमने करा है। मैं एनसीईआरटी अपने आप आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। पहले तो ये समझिए, मैं तो बॉडी भी कह रहा हूँ, ब्लड में तो सबसे कॉमन फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। इसीलिए हेल्दी एडल्ट मैन की बात जब ये कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा 5 मिलियन to 5.5 मिलियन
इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन दी एडल्ट्स। हमने देखा था कि किस तरह से योक सैक, लिवर, स्प्लीन और फिर बोन मैरो में आ गया। इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। सो इट इज डिवॉइड इन ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, नॉट ऑल। उसी टाइम मैं आपसे ये कह रहा था कि हर एक में नहीं होता, बहुत से मैमल्स में होता है, लेकिन सब में नहीं। ह्यूमन बीइंग्स में यस, इट इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड दे आर बाइकॉन्केव। और बाइकॉन्केव में भी हमने देखा कि ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप है। और इसमें बात हुई बेटे हीमोग्लोबिन की, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड है। इसीलिए हमने वहां पर लिख दिया था कि ये ग्राम परसेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। सिग्निफिकेंट रोल इन रेस्पिरेटरी गैसेस, इसके लिए हमने कहा था सरफेस एरिया चाहिए। आरबीसी को ऑक्सीजन डिलीवर करनी है बेटे टिश्यूज पर। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का एक एडवांटेज है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा और वो एरोबिकली रेस्पायर करने लगा तो वो जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है उसकी डिलीवरी उतनी एफिशिएंट नहीं होगी टिश्यूज में। उसका जो प्राइमरी काम है वो टिश्यूज पर ऑक्सीजन को डिलीवर करना है, लेकिन जो वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है अगर उसने खुद ही यूज करना शुरू कर दिया तो इस एफिशिएंसी पर असर आएगा। उम्मीद है एक और बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर हमने कहा कि एवरेज लाइफ स्पैन करीब 120 दिन है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। सो आप देखेंगे कि काफी कंसाइज एक इंफॉर्मेशन है और इसको हमने काफी डिटेल में आपके साथ किया है। इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारी जगह पर आरबीसी अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक बार बड़ी तेजी से देख लेते हैं। यहां पर देखिए एरिथ्रोसाइट, हीमोग्लोबिन कितना होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है। इसके बाद आपको मैंने काउंट और शेप के बारे में बताया, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, इस फॉर्मेशन के बारे में हमने और देखा कि ये रेगुलेट कैसे होता है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, और हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि अनीमिया किसे कहते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा नाम डॉक्टर एन.के. शर्मा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हम तक पहुंचाइए, वीडियो के कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, किसी भी तरह हमें पहुंचाइए ताकि वक्त रहते टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी हम भी आपके लिए अपनी तरफ से पूरी मदद कर सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विल कंटिन्यू डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर in the forthcoming videos.